बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 27 को स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में जो हमने स्टडी करना वो है डिग्रेडेशंस एंड डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि किस तरह से रिसोर्सेज के अंदर कमी होती है, किस तरह से रिसोर्सेज कम होते हैं। ये हमने आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है। अब देखना जितने भी हम अगर हम देखें जो पास्ट में जितने भी लोग रहते थे, जो उनके रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे। अगर मतलब उनकी जो फूड थी, उनके जो मतलब हाउस वगैरह थे वो बहुत लिमिटेड थे। क्योंकि ना उनकी पॉपुलेशन भी लिमिटेड थी, इसलिए उनके जो रिसोर्सेज थे वो भी लिमिटेड थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, मतलब आबादी के अंदर मतलब आबादी बढ़ती गई, तो उनकी जो नीडेड थी, मतलब उनकी जो ज़रूरियात थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो भी बढ़ती गई। इसी तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनके अंदर कमी आना शुरू हो गई। वो किस तरह से कमी आई थी वो हम स्टडी करते हैं। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन देयर इज़ द मोर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टू फीड और द फैसिलिटेटेड पीपल। अब देखें ना, जैसे जैसे मतलब आबादी के अंदर बढ़ाव आता गया, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जो मतलब रिसोर्सेज थे ना, मतलब इंसान की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी ज़्यादा होना शुरू हो गई। मतलब इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, रहने के लिए एक ज़मीन चाहिए, और उसके लिए खाने के लिए उसे खुराक चाहिए। इसी तरह से जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी जो ज़रूरत थी वो भी बढ़ती गई, और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कमी आती गई। ऑल दीज रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड और डिग्रेड ड्यू टू देयर ओवर एक्सप्लोइटेशन। अब देखें ना, जैसे ही ओवर एक्सप्लोइटेशन हुई, तो जो रिसोर्सेज थे ना उनके अंदर डिप्लीशन आना शुरू हो गए। वो कैसे आई थी? ओवर हंटिंग की वजह से, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मतलब जंगलात के काटने की वजह से, और या यूज़ ऑफ मोर लैंड, मतलब ज़मीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, या ओवर यूज़ ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो वाटर के रिसोर्सेज हैं ना उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी ये डिप्लीशन आ सकती है। ओवर यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इरिगेशन पर्पज़ अफेक्ट द नेचुरल रिसोर्सिंग प्रोसेस। अब देखें ना, जैसे ही आबादी में इजाफ़ा हुआ, तो लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने मतलब अपने जो घर थे उनको बढ़ाना शुरू कर दिया, और इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी, और जो काश्तकारी का प्रोसेस था ना उसको ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से जो वाटर के रिसोर्सेज थे ना उनके अंदर कमी आना शुरू हो गई। और इसी तरह से जो नेचुरल रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। जब वो डिस्टर्ब होगा तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। वाटर इज़ यूज टू सो रैपिडली फ्राम द रिसोर्सेज दैट इट इज़ देयर नॉट देयर प्लेस्ड फास्ट इनफ बाय द रेनफॉल, वाटर प्योरीफिकेशन एंड दी सेवेज। अब देखिए ना, जैसे जैसे हमें मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं या डोमेस्टिक हैं या इरीग्रेशन है, ये सारे के सारे क्या है, वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब इसलिए यहाँ पे ना वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, तो मतलब जो रेनफॉल है ना, अब देखें जब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगी, इंडस्ट्रीज से क्या बनती है, पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशंस में इजाफा होता है। जो इन्वायरमेंट है ना वो पोल्यूट होना, सॉरी जो पोल्यूशन है ना, इंडस्ट्रीज से क्या रिलीज़ होती है, पोल्यूशन रिलीज़ होती है, जिससे इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। जब इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा तो जो रेन है ना, मतलब बारिश के जो इम्कानात है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जब बारिश कम होगी तो बहुत से मतलब ऐसी एरियाज़ होते हैं ना जो मतलब अपनी फसलों के लिए बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ना जैसे ही बारिश के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी, तो उनके जो मतलब काश्तकारी का प्रोसेस होता है ना वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो जो नेचुरल रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ना वो भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये था मतलब थोड़े इसके इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से डिग्रेडेशन और डिप्लीटेशन का प्रोसेस होता है। मतलब एक हमने कहा कि ओवर हंटिंग की वजह से हो सकता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से हो सकता है, मतलब जंगलात के काटने की वजह से हो सकता है। क्योंकि ना जैसे जैसे मतलब आबादी बढ़ती है तो लोगों को घर की ज़रूरत पड़ती है। घर को बनाने के लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़मीन को हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, जंगलात को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन जो डिफोरेस्टेशन का प्रोसेस, जो डिफोरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट है ना उनके अंदर कमी आना शुरू हो गई। यूज़ ऑफ मोर लैंड, मतलब लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मतलब देखें ना, जब काश्तकारी करते हैं ना
पहले क्या करते थे, मतलब हर साल के बाद एक फसल उगाई जाती थी। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन के अंदर इजाफा हुआ, तो लोगों ने क्या किया, ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है, जिससे ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर होना शुरू हो जाती है। इसलिए वो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, तो उन्होंने ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, और इसी तरह से वाटर का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। ये थे कि मतलब कौन कौन से रिसोर्स, मतलब कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि किस तरह से इन्वायरमेंट को मॉडिफाइड किया जा सकता है। इन पास्ट ह्यूमन बीइंग दे लेड सिंपल लिव दैट दे रिक्वायर द लिटल एनर्जी एज द मैन एंड सोसाइटी प्रोग्रेस्ड दियर कंजप्शंस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इंक्रीज। अब देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, लोग पहले क्या अगर हम पास्ट में देखें तो जितने भी लोग थे ना, वो अपनी सिंपल लाइफ गुजार रहे थे, और उनके जो रिसोर्सेज थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो भी लिमिटेड तौर पे थी। तो जैसे ही पॉपुलेशन के अंदर इजाफा होना शुरू हो गया, तो लोगों की जो ज़रूरियात है ना, वो भी बढ़ती गई, और इसी तरह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च की, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, मतलब बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसको फ़ायदा तो पहुंचता है, लेकिन उसके बहुत से नुकसानात भी होते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है ना, उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। मतलब इन्वायरमेंट के अंदर एक तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ती है, दूसरा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हुआ है। अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है होम्स, के जो होम्स है उन मतलब जो होम्स हैं उसके अंदर हम किस तरह से इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट कर सकते हैं, या किस तरह से इन्वायरमेंट को हम फ्रेश रख सकते हैं, ये हमने स्टडी करना। अ मॉडर्न home is using many different types of energy consuming devices such as washing machines, refrigerators and television. For cooking gas is usually used. अब देखें ना, जितने भी आप देखें जो मॉडर्न होम्स हैं, मतलब अब जैसे अब जो हमारे पास है, जो अब जनरेशन चल रही है ना, इसके अंदर देखें तो बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, जो उसकी पोल्यूशन है, जो उसके अंदर इजाफा हो रहा है। अब देखें जो वॉशिंग मशीन है, ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो रेफ्रिजरेटर, मतलब जो फ्रिज वगैरह होता है, उसका यूज़ किया जाता है, टेलीविज़न का यूज़ किया जाता है, और जो कुकिंग के लिए ना, कुकिंग गैस, मतलब जो कुकर वगैरह होते हैं ना, उसको यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से अगर हम देखें जो ऑफिस वगैरह ना, उसके अंदर बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन, फैक्स मशीन हो गया, फ़ोटो कॉपियर्स मशीन हो गई। मतलब बहुत सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब उनको यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एक मॉडिफिकेशन है। मतलब पहले अगर हम देखें जो अगर हम पहले लोगों के घरों को देखें, तो उनके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं थे, लेकिन लोगों जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, तो लोगों ने सर्च करना भी शुरू कर दिया, और उन्होंने बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए, जिससे क्या हुआ, एक इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन आई है, कि लोगों ने नई नई चीज़ों को दरियाफ्त किया और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ किया। लेकिन इसके बेनिफिट तो हैं, लेकिन इनके बहुत से नुकसानात भी हैं। The many people work in the office which use a lot of the energy in lighting, air containing and many the office equipment like photocopiers, computer, telephone, telex and fax machine। मतलब ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफिस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये क्या है, एक मॉडिफिकेशन है। अब देखें जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है ट्रांसपायरेशन। Mode of transpiration may have changed over the year, but the most of them still obtain their energy by burning fossil fuel। अब देखें ना, जितने भी अगर पास्ट में देखें जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस था, उसमें भी फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया जाता था। लेकिन अब की जो अब का टाइम चल रहा है ना, उसके अंदर भी फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया जाता है, लेकिन और भी बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए से ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को मज़ीद मॉडिफाइड किया गया है।
कार टैक्सीज रन ऑन द पेट्रोल, मतलब जितनी भी कार्स हैं टैक्सीज हैं वो पेट्रोल के ऊपर चलती हैं। हैवी व्हीकल सच एज बसेस हो गया, लॉरीज हो गया, शिप्स हो गए, सम ट्रेन्स हो गई रन ऑन द डीजल, मतलब जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, मतलब जैसे कि बसेस हो गए, ट्रेन्स हो गए, शिप्स वगैरह हो गए या एयरप्लेन हो गए, सॉरी ये जो है ये क्या होते हैं, डीजल के ऊपर चलते हैं। लेकिन जो एयरप्लेन है ना, इसके अंदर एक स्पेशल किस्म के फ्यूल यूज़ किया जाता है या केरोसिन यूज़ किया जाता है, मतलब डिफरेंट किस्म के प्रोसेस को यूज़ करके ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को मॉडिफाइड किया गया है। ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब ये मतलब हमने देखा कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को ना मॉडिफाइड कर सकते हैं, किस तरह से उनके अंदर कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाइड करके एक ह्यूमन को या जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको किस तरह से हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये था हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि जो इम्पैक्ट है ना, मतलब जितने भी मैन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है ना, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असरात पड़ते हैं, वो हम देखते हैं। मॉडर्न मैन इज़ कॉल्ड होमो सेपियंस एंड हैज़ बीन ऑन दी अर्थ फॉर अबाउट 40,000 ईयर एगो। अब देखें ना, जो मॉडर्न मैन है उसको जो साइंटिफिक नेम है उसको क्या कहते हैं, होमो सेपियन कहते हैं। और वो कब से रह रहा है, वो 40,000 ईयर एगो से पहले इस अर्थ के ऊपर रह रहा है। Every man feed on their roots, fruit, and later became the secondary consumer and predator in hunting and killing his their prey. अब देखें ना, जो पहले जो लोग थे ना, वो क्या करते थे, जस्ट रूट हो गया, फ्रूट वगैरह हो गए, इनके ऊपर फीड करते थे, मतलब इनको खुराक के तौर पर यूज़ करते थे। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, हंटिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है, मतलब क्या कहते हैं, एनिमल्स वगैरह का एनिमल्स को किल करके उनकी हंटिंग करके उनको यूज़ करना शुरू कर दिया है। चेंज इन ह्यूमन कल्चर, अब देखते हैं कि ना जो ह्यूमन का कल्चर है ना, उसके अंदर किस तरह से चेंजिंग आई है। ह्यूमन कल्चर कमेंट्स और द 5,000 ईयर एगो लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न्स द मेडिसिन इन द लास्ट 200 ईयर एगो। अब देखें ना, जैसे कि हमने मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा कि लोग के किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन है, लोगों ने किस तरह से मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किस तरह से उन्होंने रिसर्च की, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को डिस्कवर किया, किस तरह से उनको इन्वेंट किया, ये सारा कुछ हमने इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर हमने स्टडी किया। इसी तरह से इसके जो ह्यूमन का कल्चर है ना, पहले लोग क्या करते थे, उनका कल्चर और था, लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर मॉडिफिकेशन आती गई, लोगों ने तरक्की करना शुरू कर दिया, तो नई नई चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने वर्क किया, मेडिसिन उन्होंने बहुत सी बनाए। ये सारा प्रोसेस कब शुरू हुआ था, 200 ईयर एगो, मतलब 2 साल पहले ये मतलब स्टार्ट हुआ कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वर्क करना है, किस तरह से हमने मेडिसिन को बनाना है, ये सारा कुछ प्रोसेस हुआ है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, कि मतलब किस तरह से किस तरह से पॉपुलेशन की इंक्रीज़ हो, किस तरह से उन पॉपुलेशन के अंदर कि किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। रैपिड इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द नियर पास्ट ड्यू टू द बेटर लिविंग कंडीशन इज़ नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जैसे ही पॉपुलेशन के अंदर जो लिविंग कंडीशन है वो बेटर हुई, तो जो पॉपुलेशन थी ना उसके अंदर इंक्रीजमेंट आना शुरू हो गई, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। अब देखते हैं कि जो मतलब पाकिस्तान है ना, उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज 32.5 मिलियन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1947। अब देखें ना, इन 1947 में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 32.5 मिलियन थी, लेकिन बाद में इसकी कितनी हुई, इट हैज़ नो इंक्रीज टू अराउंड 150 to 160 मिलियन पीपल इन द ईयर ऑफ 2000। अब देखें ना, जैसे ही मतलब पहले कितनी थी, 32.5 मिलियन थी, लेकिन बाद में इसके अंदर इजाफा होना शुरू हो गया। कब हुआ था, मतलब 200 ईयर में कितनी इंक्रीज़ हुई है, 2000 ईयर में कितनी इंक्रीजमेंट हुई पॉपुलेशन, 150 से 160 मिलियन ईयर मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट आई है।
पहले कितनी पॉपुलेशन थी 32.5 मिलियन थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई थी 150 से 160 मिलियन ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। अब देखते हैं कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कितनी है। एट द वर्ल्ड लेवल द पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई रैपिड रेट। About 200 years ago, the human population was increased at the rate of the year 2% a year and was doubling the every 35 year। अब देखें ना जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है मतलब पूरी वर्ल्ड के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। अगर हम देखें जो मतलब पाकिस्तान है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें जो 20 साल पहले जो ह्यूमन की पॉपुलेशन थी वो कितनी इंक्रीज़ हुई थी 2%, लेकिन कहा जाता है अगर 35 ईयर के बाद ये क्या हो जाएगी डबलिंग होना शुरू हो जाएगी। मतलब अगर पहले अगर हम देखें जो पहले पॉपुलेशन थी अगर देखें मतलब जो पाकिस्तान है ना उसके अंदर जो पॉपुलेशन थी 150 से 160 ईयर तक थी, लेकिन बाद में क्या होगा 135 ईयर एगो के बाद ये क्या हो जाएगी डबल होना शुरू हो जाएगी। मतलब इसकी ये मतलब जब 150 से 160 पॉपुलेशन है, लेकिन 35 ईयर के बाद ये क्या हो जाएगी डबल होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से मतलब क्या हो जाता है मतलब इसके अंदर जो पॉपुलेशन का प्रोसेस है ना मतलब जो पॉपुलेशन है वो ना वो टाइम टू टाइम मतलब इंक्रीज़ हो रही है, उसके अंदर इंक्रीज़मेंट हो रही है। अब देखते हैं कि जो पॉपुलेशन का प्रेशर है ना इसके क्या असरात पड़ते हैं, मतलब एक इन्वायरमेंट के अंदर इंसान को किस तरह से मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को किस तरह से फेस करना पड़ता है। अब हम उसको स्टडी कहते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है ना उसके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू द एक्सेस एक्सप्लोटेशन बाय इंक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन प्रेशर। क्योंकि ना देखें अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जब उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसाइकलिंग के साइकिल है हमारे पास वो क्या हो जाएगी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं। अब हम इसके तो काजेज़ मतलब इसमें हम देखते हैं कि ना जो पॉपुलेशन है उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। इंक्रीज़ इन दिया पॉवर्टी, मतलब पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी तो जो पॉवर्टी है ना गुर्बत है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन लेस डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इंक्रीज पॉवर्टी एंड द बर्डन इट्स लिमिटेड रिसोर्स। अब देखें ना जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी जो मतलब जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने पाकिस्तान की दी है। मतलब पाकिस्तान की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत सी आवाम ना मोस्टली जो आवाम है वो मतलब गुर्बत के अंदर जी रही है। क्योंकि ना एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो पॉवर्टी का शिकार हो रहे हैं। ओनली बेटर प्लानिंग एंड प्रोटेक्टिंग द रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट कैन सेव द अर्थ। एक मतलब इसको हम किस तरह से इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। एक तो बेटर प्लानिंग होनी चाहिए कि मतलब हमें हर साल ये मतलब भी हिसाब रखना चाहिए कि एक मतलब इतनी पॉपुलेशन है तो हमें इतने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, एक बेटर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी एक बेटर प्लानिंग की जाएगी एक मतलब एक तरतीब के साथ जब हर चीज़ हो रही होगी तो जो मतलब पॉपुलेशन है चाहे जितनी भी इंक्रीज़ हो जाए लेकिन जो रिसोर्सेज है ना उनके अंदर कमी नहीं आएगी। क्योंकि हमारे पास एक बेटर प्लानिंग मौजूद है। इसी तरह से एक बेटर प्लानिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है ना वो डिग्रेड नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डिमांड फॉर द मोर फूड। अब देखें पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खुराक भी मतलब खुराक की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। एट द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज देयर इज इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड। when the human need food they convert the natural ecosystem to artificially maintained agricultural ecosystem। अब देखें ना जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फूड की जो डिमांड वो भी बढ़ जाएगी। जब फूड की डिमांड पूरी नहीं होती नेचुरल रिसोर्सेज से पूरी नहीं होती तो लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल तौर पे उसको खुराक को बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है जो इकोसिस्टम है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। ये तो हमारे पास सेकंड पॉइंट कि मतलब किस तरह से मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने से खुराक की भी डिमांड इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट पे हमने कहा इंक्रीज़ इन पॉवर्टी, सेकंड पे हमने कहा डिमांड फॉर फूड,
ये था हमारे पास पॉपुलेशन प्रेशर की, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है और किस तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट को देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब देख रहे हैं जो फॉरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इसके जो पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन। अब देख रहे हैं जो फॉरेस्ट हैं एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक तो एनिमल्स हो गया, ह्यूमन्स हो गए, जितने भी मतलब एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन हैं उन सबको ये शेल्टर प्रोवाइड करता है और उनको खुराक प्रोवाइड करता है। ये मतलब फॉरेस्ट एक प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, मतलब खुराक का भी फूड, इनसे हम फूड भी हासिल करते हैं। ये एनिमल्स हो गए, ह्यूमन्स वगैरह हो गए, मैन हो गए, इनके लिए फॉरेस्ट का होना लाजमी है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है फ्रूट्स, मतलब इनसे हम खुराक हासिल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है जो फॉरेस्ट है ये सोर्स है फूड का हमारे लिए, मतलब चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो मैन है वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर ताकि वो खुराक हासिल कर सकें, शेल्टर हासिल कर सकें। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एस्थेटिक वैल्यू, मतलब ये जो फॉरेस्ट है ना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना इससे क्या होता है जो इन्वायरमेंट है ना वो खुशगवार होता है। मतलब एक तो फॉरेस्ट की वजह से जो पोल्यूशन है वो कम होती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्या होता है हमारा क्लीन होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे पास फॉरेस्ट नहीं होंगे जो पॉपुलेशन का लेवल है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होता रहेगा, जिसकी वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है चाहे एनिमल्स हैं उनका सर्वाइव करना उस इन्वायरमेंट के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। टिम्पर होगी, टिम्पर मतलब होता है कि वुड, मतलब हम क्या फॉरेस्ट से हम वुड को हासिल करते हैं, मतलब घर बनाने के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, मतलब और भी बहुत सी ऐसी ज़रूरियातें हैं जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट से वुड हासिल करके हम बहुत सी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। अब फायर वुड हो गया, मतलब इससे हम क्या करते हैं मतलब फॉरेस्ट से हम वुड हासिल करते हैं ताकि हम आग जला सकें। और लास्ट पे हमारे पास पॉइंट है वो है मेडिसिन एंड द अदर प्रोडक्ट। अब देखें जितने भी फॉरेस्ट है ना इन सब से मतलब जितने भी प्लांट हैं उनसे हम क्या करते हैं मेडिसिन बनाते हैं। मतलब जितने भी अगर हम देखें जितनी भी हमारे मेडिसिन हैं वो मोस्टली जो डिपेंड करते हैं ना वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि प्लांट को हम हासिल करके ही तो हम मेडिसिन को बनाते हैं। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। The region with the trees as the dominant communities are known as the forest। मतलब ऐसी कम्युनिटीज़ जिसके अंदर ट्रीज डोमिनेट हो, मतलब डोमिनेट मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहेंगे। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ऑफ फ्यू of their the features are given here. Protections, they provide the protection and shelter to man as well as the many other the organisms. Second point हमारे पास है fruits. Fruits of the forest are trees are the source of the food for the number of the animals including the man. Aesthetic value, third हमारे पास पॉइंट है aesthetic value. Forests have the aesthetic value because they make the environment very pleasant. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है टिम्पर दी वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होम्स इज प्रोवाइड बाय द फॉरेस्ट। फायरवुड है, फायरवुड इज द मेड अवेलेबल बाय द फॉरेस्ट मेडिसिन एंड द अदर प्रोडक्ट। ये थे हमारे पास फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंस है, हमने फॉरेस्ट को कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ के अंदर, ये हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, क्लियरिंग वेस्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द लैम्प प्लांटिंग सब क्रॉप्स या ग्रेजिंग कैटल इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अब देखें ना ये जो डिफॉरेस्टेशन है इसका मतलब ये है कि ना मतलब या ग्रेजिंग कैटल के लिए या वुड के लिए या मतलब जो मतलब वुड को हासिल करने के लिए या प्लांटिंग के लिए जो एरिया को क्लीन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसकी काजेज़ क्या क्या है, मतलब इसकी रीज़न क्या है, किस वजह से इसको किया जाता है। एक तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो लोग क्या करते हैं जो जंगलात वगैरह उनको काटना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि मतलब लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी जो जंगलात वगैरह होते हैं उनको काटते हैं ताकि वो अपने घर बना सकें, ताकि वो इंडस्ट्रीज़ लगा सकें, ताकि वो एग्रीकल्चर का वर्क कर सकें।
ये सारा कुछ इसकी रीज़न है कि किस रीज़न की वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाती है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान देयर इज़ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दिस रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द ग्रोथ इंक्रीज द population requirement for food and their shelter. To overcome the basic need of the more food, we are cutting the trees to make a way for the agricultural and the food and wood for the houses. आप देखें ना, जैसे मतलब लोग अपनी ज़रूरत को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो जंगलात वगैरह होते हैं उनको काटना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन है। अब हम देखते हैं कि एफॉरेस्टेशन का प्रोसेस क्या होता है। एफॉरेस्टेशन का प्रोसेस होता है कि मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ना न्यू फॉरेस्ट को ग्रो करवाया जाए, मतलब पहले जहाँ पे कोई भी जंगलात वगैरह मौजूद ना हो, ऐसी जगह जो न्यू हो, उसको हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट प्रीवियसली इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। मतलब ऐसी जगह, ऐसी एरिया जहाँ पे पहले कोई भी फॉरेस्ट मौजूद ना हो, उस जगह के ऊपर न्यू फॉरेस्ट को ग्रो कराना, उसको हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिफॉरेस्टेशन। ये एक छोटी छोटी सी टर्म्स है, इनको याद रखना ज़रूरी है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि रीप्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ इन अ फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। मतलब इसमें क्या है कि ना प्लांट्स, जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको दोबारा ग्रो करवाना। मतलब एफॉरेस्टेशन में हमने कहा है न्यू एरिया के ऊपर प्लांट्स को ग्रो करवाना जहाँ पे पहले कोई फॉरेस्ट मौजूद ना हो। लेकिन रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि मतलब जहाँ पे पहले मतलब फॉरेस्ट मौजूद हो, लेकिन वहाँ पे ट्री जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यू प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये था हमारे पास कि फॉरेस्ट, पहले हमने फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस देखी, फिर हमने देखा डिफॉरेस्टेशन क्या है, एफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन क्या है। ये एक छोटी छोटी सी टर्म्स थी, उनको हमने स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज़ होती है। अब देखें ना, जैसे जैसे हमारे पास पोल्यूशन, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन किस तरह से इंक्रीज़ होती है, देखें ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी ना, जो पोल्यूशन है इन्वायरमेंट के अंदर वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाना शुरू कर दिया, और बहुत सी ऐसी मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ों को बनाई, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अब देखते हैं कि पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन विच इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन लाइफ एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनवायरमेंट पोल्यूशन। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें जो ह्यूमन खुद बनाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, या ह्यूमन लाइफ के लिए वो हार्मफुल होती है। उनको फ़ायदा तो दे रही थी, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाए, मतलब जो हार्मफुल इफ़ेक्ट की वजह से जो ह्यूमन लाइफ के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो, उसको क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। अब पोल्यूशन की कुछ टाइप्स हैं। एक हमारे पास है वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, मतलब पानी का ख़राब हो जाना। सॉइल पोल्यूशन मतलब ज़मीन का ख़राब हो जाना, ज़मीन पोल्यूट हो जाना। रेडिएशन पोल्यूशन, जो रेडिएशन मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो रेडिएशन मौजूद होती हैं उसके अंदर वो पोल्यूट हो जाना। या नॉइस पोल्यूशन मतलब ये जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं ना, इसकी वजह से भी पोल्यूशंस मतलब पोल्यूशंस होती हैं। ये क्या है, हमारे पास टाइप्स हैं कि किस तरह से पोल्यूशन इंक्रीज़ होती है। एक तो वाटर के ज़रिए से भी हो सकती है, सॉइल पोल्यूशन की वजह से भी हो सकती है, रेडिएशन पोल्यूशन की वजह से भी हो सकती है, नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ओज़ोन डिप्लीशन। ओज़ोन क्या होता है, हमारे पास एक लेयर्स होती है जो एटमॉस्फेयर के मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, जो एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पे सूरज के गिर्द और सूरज और इन्वायरमेंट के दरमियान एक लेयर मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओज़ोन कहते हैं। जो उस लेयर को क्या कहते हैं, ओज़ोन कहते हैं। ओज़ोन लेयर इज़ अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्राम द 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ। ये जो ओज़ोन लेयर है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 10 to 50 किलोमीटर अबव हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो मतलब बहुत सी रेडिएशंस को फ़िल्टर कर रही होती है, और उनको मतलब उन रेडिएशंस को हमारी अर्थ के ऊपर नहीं पहुंचने देती। लेकिन जैसे ही ये जो ओज़ोन जैसी पॉपुलेशन बढ़ेगी,
पॉपुलेशन के जैसे ही पोल्यूशन बढ़ेगी, उस पोल्यूशन के नतीजे में जो ओजोन लेयर है ना, वो मतलब उसके अंदर वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर होल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर डिप्लीशन आना शुरू हो जाएगी, वो लेयर टूट जाएगी। उसको क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। काज ऑफ द ओजोन डिप्लीशन, द ओजोन डिप्लीशन इज़ अ होल ऑन द अर्थ विद प्रोटेक्टिव शील्ड। मतलब देखें ना, जो ओजोन डिप्लीशन है ना, मतलब किस तरह से होती है, मतलब एक होल क्रिएट हो जाता है ओजोन लेयर के अंदर। जो मतलब ये जो ओजोन लेयर है ना, ये हमारी प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारी अर्थ को, लेकिन जैसे ही उसके अंदर होल क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ से जो रेडिएशन आ रही होती है ना, मतलब ओजोन का काम ही ये होता है कि रेडिएशन को रोकना। लेकिन जैसे ही ये ओजोन के अंदर होल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी जो रेडिएशन होंगे वो अर्थ के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है या जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट के अंदर, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये किस वजह से होता है, अब देखें ना, हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो गया, चाहे वो मतलब वॉशिंग मशीन होगी, इस सब की वजह से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है ना, इसके अंदर वो रिलीज़ करता है एक केमिकल्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुश्तमिल होता है, एक तो क्लोरोफिल के ऊपर, दूसरा फ्लोरीन के ऊपर, थर्ड हमारे पास है कार्बन के ऊपर। ये जो जब रिलीज़ होते हैं ना, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर, जो ओजोन की लेयर है ना, वो उसके अंदर डिप्लीशन आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ना देखें ना, जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का एक मालिक्यूल्स 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है ना, वो टाइम टू टाइम थिन होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो थिन होना शुरू हो जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है ना, वो डिप्लीशन का शिकार हो जाएगी, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी, वो टूट जाएगी, उसके अंदर उसके अंदर होल आ जाएगा, जिसकी वजह से ओजोन की लेयर ख़त्म हो जाएगी। ये था हमारे पास ओजोन डिप्लीशन। और फिर हमने उसके अंदर काजेज़ बड़े, काज उसका ये था कि हमने जितने भी हम मतलब रेफ्रिजरेटर हो गए, व्हीकल्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हम ऑफिस के अंदर, होम्स के अंदर यूज़ करते हैं, उन सब की वजह से जो ओजोन लेयर है उसके अंदर डिप्लीशन है ना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द वार्मिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू द accumulations ऑफ gases like carbon dioxide in the atmosphere is called ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली में ये होता है कि ना, जो हमारी इन्वायरमेंट है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अकामुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है ना, उसका जो टेम्परेचर है ना, वो वार्म होना शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके इफेक्ट कौन कौन से ग्रीन हाउस इफेक्ट के मतलब किस तरह से ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है और इसके काजेज़ क्या होते हैं। एक तो ये मतलब इसके अगर हम इफेक्ट की बात करें, तो एक तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ना जैसे ही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अकामुलेशन मतलब हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा ना, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है, और ये असरअंदाज होती है क्रॉप्स के ऊपर, प्लांट्स, ट्रीज़ के ऊपर, या जितने भी जो हमारे पास मेराइन प्लांट वगैरह है ना, उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं। मतलब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, इसके बहुत से असर आते हैं। एक तो ये मतलब जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देती हैं, और जो इन्वायरमेंट है, जैसे ही मतलब हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, तो उस टेम्परेचर की वजह से जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट हैं, उनके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से जो ह्यूमन है ना, वो स्किन कैंसर का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। ये था हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्चुअली में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? एक्चुअली में ये जो ग्रीन हाउस है ना, ये एक मतलब क्या होता है, एक गिलास शीट होती है, उससे ये बना होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, मतलब एक एरिया को मखसूस किया जाता है, और उनके अंदर ना मतलब ऐसे मतलब उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। उन
प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए वो क्या करते हैं, उन जो वो एरिया होता है ना, मतलब जो उन्होंने एक ग्लास शीट बनाया हुआ था ना, उस मखसूस एरिया के अंदर वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन उस टेम्परेचर की वजह से ना जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उस वो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो अंदर का टेम्परेचर होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर कम होगा, तो अंदर का टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, लेकिन ना एक मतलब स्टेज ऐसे भी आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ना ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ये हमारे जो इन्वायरमेंट है ना उसके जो मतलब जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। एक्चुअली में ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ये प्रोसेस करते क्यों, क्योंकि ना जैसे जैसे हम देखें ना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो डिफोरेस्टेशन भी मतलब जंगलात वगैरह कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या किया हुआ है, एक मतलब ग्लास शीट बनाई हुई है जिसको हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, उसके अंदर वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्लांट्स वेजिटेबल वगैरह को ग्रो करवाते हैं। ये था हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक और पॉइंट रह गया है कि ना ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। आज के लेक्चर में जो हमने स्टडी किया, फर्स्ट पे हमने कहा था कि किस तरह से डिग्रेडेशंस और डिप्लीशन होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। फिर हमने इसके अंदर फॉरेस्ट को स्टडी किया था। फिर हमने स्टडी किया था मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट के, किस तरह से हमने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड कर सकते हैं, और कौन से मतलब असरात हैं, मतलब कौन से इम्पैक्ट हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं, और किस तरह से हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, किस तरह से पॉपुलेशंस के अंदर एक्सप्लोजन्स आती हैं, किस तरह से पॉपुलेशन के प्रेशर की वजह से इंसान कौन कौन सी मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन कौन कौन सी चीज़ों को फेस करती हैं, ये सारा कुछ हमने स्टडी किया। और फिर हमने फॉरेस्ट के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस को स्टडी किया था, डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, ये हमने स्टडी किया। फिर लास्ट पे हमने ग्रीन पोल्यूशन को हमने स्टडी किया, उसकी टाइप्स को हमने कहा है, उसकी एक तो नॉइस पोल्यूशन हमने कहा है, वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, इनको हमने स्टडी किया। फिर हमने लास्ट पे किया है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन सब को हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।